दुनिया में हर किसी चीज के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी हुई होती है। कभी कभी आम दिखने वाली चीजों के अंदर भी कोई गहरा राज दफन रहता है। इसीलिए अनजान चीजों को घर में ले आना जानलेवा भी साबित हो सकता है, ठीक जैसा अरविंद के साथ हुआ था। मुंबई के एक प्राइवेट सेक्टर का ब्रांच एग्जीक्यूटिव था अरविंद। 2.5 साल से लगातार ये 9 to 5 जॉब अब उसकी एक आदत बन चुकी थी। पर 13 नवंबर का दिन थोड़ा अलग था, क्योंकि उस दिन उसकी और छाया की पहली मैरिज एनिवर्सरी थी। कॉलेज लाइफ से ही छाया और अरविंद एक दूसरे से प्यार करते थे, और शादी के बाद तो वो प्यार जैसे दुगना हो गया है। ये 1 साल हंसते खेलते हुए कहां से गुजर गया वो इन दोनों के जैसे पता ही नहीं चला। आज के दिन उसने छुट्टी लेने का प्लान किया था, बट अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव के बीमार रहने की वजह से उसे इन दिनों ऑफिस में दुगना काम करना पड़ रहा था। फिर छुट्टी लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। शाम 5:30 बजे साकिना का मेट्रो स्टेशन पे उतरकर आज अरविंद ऑटो स्टैंड पे नहीं गया, क्योंकि उसे छाया के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट जो खरीदना था। छाया हिस्ट्री की स्टूडेंट थी। फिलहाल तो वो एक हाउसवाइफ है, पर उसे अभी भी एंटीक चीजों से कितना ज्यादा प्यार है ये अरविंद अच्छी तरीके से जानता था। स्टेशन से 5 मिनट की दूरी पर है मिस्टर चड्ढा का गिफ्ट शॉप। अरविंद उधर पहले भी काफी बार आया है, क्योंकि छाया के साथ साथ वो खुद भी एंटीक चीजें एंड क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा पसंद करता था। अरविंद को देखते ही मिस्टर चड्ढा जैसे अचानक से कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। हेलो यंग मैन, इस बार बहुत दिन नहीं हुए चड्ढा काका को याद किए हुए। अरे कहाँ काका, अभी 2 महीने पहले ही तो बप्पा की मूर्ति लेके आया था गणेश चतुर्थी के दिन। 2 नहीं, ऑलमोस्ट 3 महीने। अरे अब जो भी हो, फिलहाल एक अच्छा सा गिफ्ट दिखाइए अपनी बहू के लिए। अरे वाह, बहू का जन्मदिन है क्या? उसको मेरी तरफ से जन्मदिन का ढेर सारा। एनिवर्सरी है काका, अब जल्दी से दिखाइए। हैप्पी एनिवर्सरी बच्चे। रुको, कौन सा गिफ्ट दिखाऊं? फ्लावर वास? नहीं काका, ये सब नहीं, कुछ पुरानी सी एंटीक चीज दिखाइए। मिस्टर चड्ढा जैसे हैरान हो गए। पहली एनिवर्सरी में लोग क्या क्या लेने आते हैं, और इससे अपनी जवान बीवी के लिए पुरानी एंटीक चीज चाहिए। उन्होंने फिर एक एक करके अपनी एंटीक कलेक्शन से सब कुछ दिखा दिया, पर अरविंद को जैसे कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। वो क्या है? साइड में रखा हुआ एक वुडन बॉक्स की तरफ इशारा करता है अरविंद। वो बॉक्स लाल धागों से बंधा हुआ था। मिस्टर चड्ढा जैसे खुद ही उसे देख के चौंक गए। फिर उन्होंने कहा, ये तो अभी शाम को ही कोई दे के गया है। उसने अभी तक मुझसे पैसे ही नहीं मांगे हैं, तो मैंने इसे अभी तक खोला ही नहीं है। अरविंद को लगने लगा जैसे वो बॉक्स उसे अपनी तरफ खींच रहा है। अपने आप ही जैसे उसका हाथ उठ के गया और वो बॉक्स को लाके खुद ही खोलने लगा। वो लाल धागा जैसे खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझ के उसे ऐसे कस के बांधा है ताकि कोई दूसरा इंसान इसको आसानी से खोल ना सके। पर अरविंद पे जैसे एक जुनून सवार हो गया और उसने अपनी पूरी ताकत से वो लाल धागा निकाल के उस बॉक्स को खोल लिया। वेल पॉलिश्ड वुडन बॉक्स के अंदर से निकला लोहे का एक खूबसूरत खंजर। 12 इंच के खंजर के निचले हिस्से में था लकड़ी का मोटा हैंडल, और हैंडल के बीचों बीच लगा हुआ था एक चमकता हुआ नीला पत्थर। इतना खूबसूरत खंजर जैसे अरविंद ने पहली बार देखा था। कितने का है? कीमत तो इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं इसे 12,000 में दे सकता हूँ। मिस्टर चड्ढा चालाक इंसान है। उन्हें पता है इन सब चीजों की कीमत ऑलमोस्ट दुगनी बताई जाती है, ताकि कस्टमर तोल मोल करके भी ज्यादा ना घटा पाए। उनको ये भी पता था कि अरविंद बहुत ही स्मार्ट लड़का है। हर चीज को वो बार्गेनिंग करके कम पैसों में खरीदता है। पर मिस्टर चड्ढा आज ये देख के दंग रह गए कि अरविंद ने बिना बात किए ही अपने जेब से कार्ड निकाल लिया और पेमेंट भी कर दिया, और उस खंजर को फिर से बॉक्स में डाल के लेके चला गया। इस पूरे दौरान जैसे उसकी नजर बस उस खंजर पे ही टिकी हुई थी। मिस्टर चड्ढा को ये पूरी चीज अजीब भी लग रही थी, पर इतना बड़ा लाभ का सौदा करने के बाद
इन सब चीजों के बारे में सोचता ही कौन है। दरवाजा खुलते ही छाया को देख के अरविंद के होश उड़ गए। रेड डिजाइनर साड़ी में आज वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अरविंद को देखते ही वो बोलने लगी, आ गए जनाब, आज आधा घंटा लेट नहीं हो गए? अरविंद जैसे इस सवाल के लिए पहले से ही तैयार था। उसने मुस्कुरा के कहा, यार अब स्पेशल ओकेजन्स पे थोड़ा लेट होना तो बनता है। अंदर चलो। रात 9 बजे छाया एक एक करके अरविंद के सारे फेवरेट डिशेस डाइनिंग टेबल पे सजा रही थी। उसने पूरे घर को पहले से ही सजा के रखा था। अरविंद को लगा यही सही वक्त है छाया को उसका तोहफा देने के लिए। वो बेडरूम में चला गया और अपने ऑफिस बैग से उस वुडन बॉक्स को निकाल लिया। इस बार उसने बॉक्स को गौर से देखा। बॉक्स के ऊपर जैसे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। अरविंद वो पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसे वो भाषा आती नहीं थी। अरविंद ने सोचा था कि वो छाया को ही बॉक्स खोलने को बोलेगा, पर अभी जैसे उसके हाथ फिर से बेकाबू हो रहे थे। वो खंजर जैसे बॉक्स के अंदर से चुंबक की तरह उसे खींच रहा था। उसने फिर से वो लाल धागा हटाना शुरू कर दिया। बॉक्स खोलते ही फिर से नजर आया वो मनमोहक खंजर। अभी जैसे वो और भी ज्यादा चमक रहा था, ठीक जैसे पूर्णमासी की रात आसमान में चांद चमकता है। अरविंद ने वो खंजर अपने दाहिने हाथ में उठा लिया, फिर अपने बाएं हाथ की उंगली से उसके नुकीले हिस्से को छुआ और वो खंजर जैसे अपने आप ही थोड़ा चल गया और अरविंद की उंगली में छोटा सा एक छेद होकर खून निकलने लगा। पर इससे जैसे उसको दर्द ही नहीं हुआ, उल्टा एक अजीब सा चैन महसूस हुआ, जो चैन उसे छाया को छूने से भी नहीं मिलता। अब जैसे चारों ओर अंधेरा छाने लगा और उस अंधेरे में अरविंद को बस एक ही चीज दिख रहा था, वो खंजर। उसके दिल से आवाज आने लगी, उंगली कट गई तो इतना मजा आया, फिर गला काटने में कितना मजा आएगा। अनजाने में ही जैसे वो उस खंजर को अपने गले की तरफ ले जाने लगा। अभी खंजर चलेगा, उस नुकीले खंजर से जब गला कटेगा तो कितना ताजा ताजा खून निकलेगा। नहीं, अब और इंतजार नहीं होता। अरविंद क्या कर रहे हो तुम? अरविंद कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। बस वो उस खंजर को अपने गले में चलाने ही वाला था और तभी छाया ने अपने सामने से एक फ्लावर वास उठा के अरविंद पे फेंका और उसके हाथ से वो खंजर सीधा जाके जमीन में गिरा। अचानक से जैसे उस छोटे से घर के अंदर एक तूफान उठते उठते रह गया। फिर कुछ देर तक वो दोनों कुछ भी नहीं बोल पाए। अरविंद का गला उस खंजर से हल्का सा कट गया था। उसको ऐसा लगा जैसे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था और बेडरूम में आने के बाद क्या क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। अगले दिन सुबह होते ही अरविंद सीधा मिस्टर चड्डा की दुकान पे पहुंच गया और उनसे पूछा, आपको ये खंजर कहाँ से मिला? क्यों बेटा, कुछ डिफेक्ट वगैरह है क्या? अरविंद ने अपने गले का चोट दिखाकर कहा, ये चोट देख रहे हो, ये आपके उस खूनी खंजर ने किया है। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। मैं तो बस काका, ये आपको किसने दिया? बेटा ये मुझे रामचरण ने बहुत ही कम पैसे में बेचे हैं। वो मिसेस माथुर के वहाँ काम करता था और मिसेस माथुर ने उसे कहा कि इसे कहीं दफना के आने को, लेकिन उसने सोचा कि दफनाने के बदले अगर मुझे बेच देगा तो गरीब के घर में कुछ पैसे आएंगे। और आपने ये सब जानते हुए भी इसे खरीद लिया? बेटा वो मैं मुझे मिसेस माथुर का एड्रेस चाहिए। बेटा तुम एक छोटी सी चीज को इतना मत खींचो, ये सब मत करो प्लीज। आपने एक क्राइम किया है। अगर आप नहीं चाहते कि इस मामले में मैं पुलिस को इन्वॉल्व करूं तो मुझे चुपचाप मिसेस माथुर का एड्रेस दे दीजिए। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। मिस्टर चड्डा से एड्रेस लेकर अरविंद सीधा मिसेस माथुर के घर के लिए रवाना हो गया। एक मिडिल एज्ड आदमी ने दरवाजा खोला और पूछा, जी क्या चाहिए? मिसेस माथुर घर पे हैं?
हाँ मेम साहब तो घर पे ही है, पर आप कौन? तुम ही रामचरण हो? आपको मेरा नाम पता है? मुझे और भी बहुत कुछ पता है, और वही सब तुम्हारी मेम साहब को भी पता चलना जरूरी है। ये बोल के अरविंद सीधा घर के अंदर चला गया। बाहर से देख के पता ही नहीं चलता कि अंदर से ये घर इतना बड़ा और आलीशान है। देख के लगता है जैसे 90s के फिल्मों का कोई रईस खानदान यहाँ पे सालों से रह रहा है। मिसेस माथुर, जरा सामने आने का कष्ट करेंगी? रामचरण बस आके कुछ बोलने ही वाला था, तभी अरविंद ने देखा सीढ़ी के नीचे वाले कमरे से एक लड़की व्हील चेयर लेके आ रही है और उस पे बैठी है एक 40-45 साल की औरत। उनको देखते ही अरविंद समझ गया कि जरूर यही मिसेस माथुर होंगी। कहिए, कैसे मदद कर सकते हैं आपकी? अरविंद ने कुछ बोला नहीं, सीधा अपने बैग से वो बॉक्स निकाल के मिसेस माथुर के सामने खोल कर रख दिया। उस खंजर को देख के मिसेस माथुर जैसे बर्फ की तरह जम गई। रामचरण के भी आंखें फट के चार हो गए। ये मनहूस चीज आपके पास कैसे? इसे तो मैंने दफनाने को कहा था, है ना? पर आपके इस होनहार नौकर ने चंद पैसों के लालच में इसको कहीं बेच दिया। मिसेस माथुर ने अपनी गुस्सैल आंखों से रामचरण की तरफ देखा। रामचरण ने शर्म और डर से अपना सिर झुका लिया। ये घाव देख रही हैं? ये आपके उस खूनी खंजर की देन है। अगर आज मुझे कुछ हो जाता तो मेरी पत्नी और मेरे परिवार का क्या होता? इसका जवाब दे सकती हैं आप? ये शैतान जहाँ पे भी रहता है वहीं पे मौत का खेल शुरू हो जाता है। मतलब? इसी खंजर की वजह से आज मैं इस उम्र में व्हील चेयर पे हूँ। अरविंद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस हैरान होकर मिसेस माथुर को सुन रहा था। ये मेरे परदादा के जमाने की चीज है। मेरे परदादा मणिभूषण माथुर यहाँ के जाने माने हस्ती थे। इस जगह का हर कोई उनको बहुत मानता था, पर उनका छोटा भाई शैलेंद्र माथुर उनसे बिल्कुल ही अलग था। शैलेंद्र बदचलन और नशेड़ी होने की वजह से उसको जायदाद का छोटा सा ही हिस्सा मिला था, पर यह बात उसको हजम नहीं हुई क्योंकि उसकी नज़र पूरे जायदाद पर थी। इसी लालच से अंधा होके उसने तंत्र विद्या का सहारा लिया। किसी अघोरी तांत्रिक से ये खंजर बनवाया और काली शक्तियों का सहारा लेकर इसमें ऐसा मंत्र डाला कि जो भी इसको अपने हाथों में लेगा उस पे अपनी ही जान लेने का जुनून सवार हो जाएगा। मेरे परदादा ने भी इस खूनी खंजर को अपने सीने में खोप दिया था और उसके बाद से इस शैतानी चीज की वजह से काफी सारे मौतें हुई। किसी ने अपनी नसें काट ली तो किसी ने अपना गला, और इस चीज को जितनी बार घर से बाहर फेंकने की कोशिश की उतनी बार ये वापस आ गई है। देखो, जैसे आज भी ये वापस आ गया। अरविंद चौंक उठता है। उसके सारे रोंगटे जैसे एक साथ खड़े हो गए हैं। मेरे पति को भी इसी शैतान ने खाया है और इसी को अपने पैरों में मार के आज मैं इस व्हील चेयर पे बैठी हूँ। अरविंद को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसे कहना क्या चाहिए। फिर भी नॉर्मल होने की पूरी कोशिश करके वो बोलता है, तो अब इसका क्या किया जाए? इसे किसी चर्च के ग्रेवयार्ड में दफना दो। वहाँ की पवित्र मिट्टी ही शायद इसकी शैतानी शक्तियों को रोक पाए। मैंने इसी वजह से इस बक्से में शुद्धिकरण मंत्र लिखवा के इसको मंदिर के लाल धागे से बंधवाया था और रामचरण को बोला था कि इसे दफना करके आए, पर उसने तो। चर्च के फादर से परमिशन लेके अरविंद उस खंजर को ग्रेवयार्ड में हमेशा के लिए दफन करके आ जाता है। उसको ये लगता है जैसे सदियों से चलता हुआ ये मौत का सिलसिला आज उसी के हाथों खत्म होना था। अब बस उसे घर लौटना है और छाया के साथ थोड़ा अच्छा वक्त बिताना है। वैसे भी कल संडे है, फिर तो ऑफिस का भी कोई प्रेशर नहीं है। ये सब सोच के ही जैसे वो कल रात की सारी काली बातों को भूल जाता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो खंजर हमेशा के लिए जमीन में ही दफन रह जाएगा या कभी फिर से किसी मासूम को अपनी तरफ खींच के मौत का ये खेल दोबारा शुरू कर देगा? आज यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द प्रोव्यूज।